कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को आईसिस के हाथ में बंदी देखते हैं, जिसे कुछ ही देर में एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। लड़की को आखिरी बार एक कागज पढ़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन लड़की कागज नहीं पढ़ती और उनसे कहती है, मुझे मार डालो, फिर भी तुम्हारी बात के हिसाब से मैं हार नहीं मानूंगी। तभी वहाँ कुछ बेघर लोग दिखते हैं जो उस रास्ते से जा रहे थे। असल में ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि तुर्की के एक स्पेशल एलीट फोर्स के सोल्जर्स थे जो भेष बदलकर लड़की को बचाने आए थे। एक ऑफिसर दूर से स्नाइपर को हवा की स्पीड बताता है और स्नाइपर अपना टारगेट सेट कर लेता है। जैसे ही वो लड़की को मारने वाले होते हैं, पूरी टीम अटैक के लिए रेडी हो जाती है। सबसे पहले स्नाइपर एक जबरदस्त हेडशॉट से उनके लीडर को ढेर कर देता है और फिर चारों तरफ से सब एक साथ हमला करके कुछ ही सेकंड्स में सबका सफाया कर देते हैं। इस लड़की का नाम है सायदा। अब बताते हैं कि ये सोल्जर्स कौन हैं। इस तुर्किश एलीट फोर्स का नाम है स्टॉर्म ब्रिंगर्स, जिसमें टोटल 7 सोल्जर्स हैं। कर्नल वेसेल टीम लीडर और ऑपरेशन हेड, जिन्होंने पिछले 20 सालों में कई रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं। मास्टर सार्जेंट मुस्तफा, कर्नल के बहुत करीबी और टीम के मजबूत पिलर। ओगुज और बेकिर, कर्नल के 2 सबसे होनहार स्टूडेंट्स और इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स। ये फ्रंट लाइन एक्सपर्ट्स हैं और इनके जैसा बहादुर कोई नहीं। आरिफ, टीम का सबसे शार्प स्नाइपर, वो इतना कूल है कि शॉट लेते वक्त कविताएं पढ़ता है। सार्जेंट बेयबर्स, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट जो किसी भी चीज से बम बना सकता है। सार्जेंट एसरफ, एक खतरनाक सोल्जर जो शॉटगन चलाने और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है। सायदा एक तुर्किश जर्नलिस्ट है जो न्यूज कवर करने के चक्कर में इराक तुर्की बॉर्डर पर आईसीएस के हत्थे चढ़ गई थी। क्योंकि वो तुर्की की सिटीजन है, इसलिए इस एलीट फोर्स को एक कॉन्फिडेंशियल मिशन पर भेजा गया है ताकि उसे सुरक्षित वापस लाया जा सके। रेस्क्यू के बाद उनका चैलेंज है उस खतरनाक इलाके से बाहर निकलकर लैंडिंग जोन तक पहुंचना। लेकिन सायदा आर्मी के सख्त खिलाफ है। वो मानती है कि सोल्जर्स सिर्फ लोगों को मारना जानते हैं और उनमें ह्यूमन राइट्स की समझ नहीं होती। वो पूछती है, इतने लोग मुसीबत में हैं तो सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया? बेकिर कहता है कि तुम हमारे देश की नागरिक हो। सायदा बहस करती है कि इंसानियत की रक्षा करना आर्मी का काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो। पर कर्नल साफ कर देते हैं कि उनकी पहली जिम्मेदारी और वफादारी सिर्फ अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये सब सुनकर सायदा वहाँ से नाराज होकर खुद ही चले जाने का फैसला करती है, लेकिन टीम उसे एक प्रकार से जबरदस्ती अपने साथ ले आती है। पूरी टीम भेड़ियों के झुंड की तरह फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ती है। सबसे आगे चौकन्ने प्रहरी के रूप में बेकिर और ओगुज होते हैं और एकदम बीच में सायदा को लेकर वे बंजर रेगिस्तानी रास्ता पार करने लगते हैं। चलते चलते बेकिर कहता है कि हमारा नसीब जहाँ भी जाता है साथ ही जाता है। असल में बेकिर और ओगुज बहुत पक्के दोस्त थे। वे इस मिशन में कैसे आए, यहाँ उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ओगुज और बेकिर एक रेस्टोरेंट में खाते समय बात कर रहे होते हैं कि उनके कमांडर करीम ने उन्हें बचाते हुए अपनी जान दे दी थी, इसलिए उन्हें भी उनकी तरह समर्पित होकर तुर्की के लोगों की सेवा करनी चाहिए। दरअसल बेकिर और ओगुज पहले नॉन कमीशन ऑफिसर थे और वे स्पेशल फोर्स में शामिल होना चाहते थे। पिछले मिशन में बेकिर के पैर में चोट लगी थी और ओगुज के कंधे में चोट के कारण स्टील की प्लेट लगी हुई थी। ये सब देखकर सिलेक्शन करने वाले उन्हें लेना नहीं चाहते थे और कहते थे कि ऐसे घायल सैनिकों को लेने से बाकी टीम खतरे में पड़ जाएगी। तभी वहाँ कर्नल वेसेल आते हैं। वे कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी जान देकर भी कमांडर की जान बचाता या फिर उनके इंतकाम के लिए लड़ता। बेकिर कहता है, हम वही करना चाहते हैं और अपने कमांडर की मौत का बदला लेना चाहते हैं। कर्नल तब कहते हैं, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, पर याद रखना यह ट्रेनिंग नरक जैसी कठिन और निर्दयी होगी। इसके बाद कर्नल 200 सोल्जर्स में से 20 को सिलेक्ट करते हैं। कर्नल वहाँ कहते हैं, अगर तुम में से कोई नाम कमाने के लिए यहाँ आया है तो ये फोर्स तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, किसी न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम नहीं छपेगा और न ही कोई तुम्हारी जीत या हार के बारे में जानेगा। तुम यहाँ से उसी दिन निकलोगे जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस थमेगी। तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे साथी होंगे, मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। एक मरेगा तो 1000 पैदा होंगे। फिल्म के ये डायलॉग्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कर्नल अब बेकिर और ओगुज को उन 20 लोगों में से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उनकी कठिन से कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। बेकिर के पैर में गहरी चोट थी, फिर भी कमांडर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारा दर्द नहीं देखना। तुम्हारा पैर खराब है या नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस यह पता है कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर यहाँ वापस आना है। तुम्हारा शरीर कहेगा कि मैं और नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। बेकिर अपने घायल पैर के साथ बहुत धीरे आ रहा होता है। तब कमांडर कहते हैं, बेकिर, अगर तुम 30 सेकंड के अंदर यहाँ नहीं आए तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त को भी मिशन से बाहर कर दूंगा। ये सुनकर बेकिर जी जान लगाकर दौड़ता है और सारा दर्द भूलकर सही समय पर पहुंच जाता है। उनकी कठिन ट्रेनिंग तो बस शुरू ही हुई थी। इसके बाद उनके मुंह में एक स्पंज रख दिया जाता है और कहा जाता है कि सुबह चेक करने पर अगर स्पंज में 1 बूंद पानी भी मिला तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। वे पूरी बर्फीली रात इसी तरह गुजार देते हैं। उनके हाथ बांधकर उन्हें ऊपर से पानी में फेंक दिया जाता है ताकि वे मुश्किल हालातों में भी अपना बेस्ट दे सकें। और इसके बाद उनका सबसे भयानक टेस्ट होता है। सबको 3-4 दिन तक बिना कुछ खिलाए पिलाए हाथ पैर बांध कर रखा जाता है। सबसे कहा जाता है कि आज पुलाव, कोरमा और भेड़ का मांस बना है,
लेकिन ये उसे ही मिलेगा जो टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाने की वजह से टीम के साथियों के नाम बता देगा। इसके बाद ऑफिसर उन्हें पानी और तौलिए से 3rd डिग्री टॉर्चर देना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि यह टॉर्चर किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जब ऑफिसर बेकिर को टॉर्चर करने आता है तो वह कहता है, सर मैं आपको बद्दुआ दूंगा। यह सुनकर ऑफिसर और भी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन बेकिर किसी भी हाल में नाम नहीं बताता। आखिर में दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बेकिर गाना गाना शुरू कर देता है। जब ओगुस की बारी आती है तो वह बहुत ही शांत तरीके से ट्रेनिंग पूरी करता है और दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा टॉर्चर सहता है। ये देखकर कर्नल कहते हैं कि यह लड़का एक दहकता हुआ अंगारा है, वह कभी दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाएगा। हमें अपनी टीम के लिए एक हीरा मिल गया है। अब कहानी के प्रेजेंट में वापस आते हैं। रेगिस्तान में उनकी टीम को एक जगह कई ताजी लाशें मिलती हैं जिन्हें कुछ ही घंटों पहले मारा गया था। वहाँ बड़ों से लेकर बच्चों तक किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। सायदा यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और तस्वीरें लेने लगती है। तभी आरिफ बताता है कि आईसिस का एक काफिला इसी तरफ आ रहा है। इस बेरहम कत्लेआम को देखकर कर्नल अपनी सेना के टैंक यूनिट को लोकेशन बताते हैं और कहते हैं कि मेरे सिग्नल देते ही फायर करना। इसके बाद वह वहाँ एक फेक रेडियो सिग्नल छोड़कर दूर हट जाते हैं। जैसे ही आतंकवादी वहाँ पहुँचते हैं, कर्नल हमले का ऑर्डर देते हैं। 3 टैंक एक साथ फायर करते हैं और उस पूरी दुश्मन फौज को पल भर में मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद भी अगर 2 पापी आतंकी बच जाते हैं तो आरिफ अपनी MA2B गन से सीधा हेडशॉट मारकर एक को ढेर कर देता है और दूसरे को बॉडी शॉट से खत्म कर देता है। इस हमले के बाद कर्नल को एहसास होता है कि आसपास कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। वह हेडक्वार्टर कॉल करते हैं तो वहां से पता चलता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने इलाके में वापस लौट आएं, क्योंकि बॉर्डर बंद करने के लिए उत्तर दिशा में लगभग 1000 लोग जमा हो गए हैं। पूरी टीम फिर से रास्ता तय करना शुरू करती है। रात को एक जगह पहुंचने पर उन्हें आतंकियों का एक ठिकाना दिखता है जिसे वे उड़ाने की तैयारी करते हैं। पूरी टीम अपनी राइफल्स पर साइलेंसर लगाकर अटैक कर देती है। वहां आतंकियों ने एक टाइम बम सेट कर रखा था जिसे डिफ्यूज करने के लिए बेयबर्स काम पर लग जाता है और बाकी लोग फाइट करते हैं। उसी वक्त एक आतंकी ओगुस पर हमला करता है, लेकिन एसरेफ सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। वे वक्त रहते बम को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह ओगुस सायदा को गन चलाना सिखाता है, क्योंकि ऐसी जगह पर सबको खुद की रक्षा करना आना चाहिए। तब सायदा ओगुस से पूछती है, जब तुम किसी को मारते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? ओगुस कहता है, ये फीलिंग की बात नहीं है, ये मन पर एक निशान छोड़ जाता है। अपनों को खोने पर ही उस निशान के होने का एहसास होता है। इसके बाद जब वे और आगे बढ़ते हैं तो एक घाटी के पास पहुंचते हैं। वहां कर्नल दूरबीन से देखते हैं कि दूर आतंकवादी एक लड़की को अर्धनग्न हालत में बांधकर टॉर्चर कर रहे हैं और पास ही एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी है। हालांकि यह उनके मिशन का हिस्सा नहीं था, फिर भी उनकी टीम यह देखकर चुप नहीं रह पाती। भयानक चीखें सुनकर टीम का कोई भी सदस्य खुद को रोक नहीं पाता। सब फैसला करते हैं कि रास्ते की सारी रुकावटों को साफ करके ही आगे बढ़ेंगे। आरिफ अपनी स्नाइपर लेकर ऊंचाई पर पोजीशन जमा लेता है, जबकि बाकी सोल्जर्स ऊंची घासों के बीच छिपकर सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी आतंकी उस लड़की पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करते हैं। उसी पल कर्नल फायर का ऑर्डर देते हैं और आरिफ अपनी सुपर स्किल्स से आतंकी के सिर में सटीक हेडशॉट मारता है। बाकी टीम चारों तरफ से एम्बुश शुरू कर देती है। आतंकी कुछ समझ पाते उससे पहले ही गाजर मूली की तरह कटने लगते हैं। पूरी टीम एक बेहतरीन फॉर्मेशन में कवर फायर देते हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक एक स्नाइपर की गोली बेयबर्स के बाएं हाथ में लगती है। ओगुस चिल्लाता है, स्नाइपर, सब बैकअप लो। आरिफ अपने स्कोप से दुश्मन स्नाइपर को ढूंढने लगता है। दुश्मन स्नाइपर अपनी SVD ड्रैगुनोव से आरिफ पर निशाना साधता है, लेकिन आरिफ फुर्ती से सायदा को धक्का देकर हटा देता है और दोनों बच जाते हैं। अब आरिफ अपनी M82 से उस स्नाइपर को लॉक करता है और एक घातक शॉट लेता है। गोली सीधे दुश्मन का सीना चीरते हुए निकल जाती है। यह स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबको खत्म करने के बाद कर्नल उस लड़की को बचाने पहुंचते हैं। लड़की पहले तो डरती है, लेकिन कर्नल की वर्दी पर आर्मी बैच देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह सुरक्षित है और वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। उसे देखकर कर्नल को अपनी बेटी की याद आ जाती है, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। इसके बाद कर्नल एक मरणासन्न व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे आतंकियों ने बुरी तरह टॉर्चर किया था। उसकी एक आंख निकाल ली गई थी और शरीर पर अनगिनत जख्म थे। कर्नल उसका दर्द कम करने के लिए उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। वह व्यक्ति बताता है कि वह मिलिट्री फोर्स का सदस्य था, लेकिन वे आतंकियों का मुकाबला नहीं कर सके। जब कर्नल उसे और मॉर्फिन देना चाहते हैं तो वह मना कर देता है और कहता है, कर्नल, मेरे लिए ये दवाएं बर्बाद मत कीजिए। मैं इस अपाहिज हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे अल्लाह के नाम पर इस दर्द से आजादी दे दीजिए। लाचार होकर कर्नल उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं और गोली मारकर उसे दर्दनाक मौत से मुक्ति देते हैं। पूरी टीम एक बार फिर इस दरिंदगी की गवाह बनकर लैंडिंग पॉइंट की ओर बढ़ती है। लैंडिंग पॉइंट बॉर्डर के पास वो जगह है जहां तुर्की सेना का हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित लेने आएगा। रास्ते में सायदा उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ इतना बुरा हुआ था कि वह सदमे में कुछ बोल नहीं पाती। चलते चलते टीम एक गांव के पास पहुंचती है
है जिसका नाम है चारदाकल वन। यहाँ लगभग 30 परिवार रहते हैं जो इराकी कुर्दिश मूल के हैं। सायदा कर्नल से सवाल करती है कि तुर्की के पास इतनी ताकत होने के बावजूद वह इस आतंकवाद को रोकने के लिए इराक की मदद क्यों नहीं कर रहा। कर्नल उसे समझाते हैं कि इंसानियत के नाते तुम्हारी बात सही है, लेकिन हकीकत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। टीम तय करती है कि वे आज की रात इसी गांव में रुकेंगे और सुबह आगे बढ़ेंगे। हालांकि गांव उनके लिए कितना सुरक्षित है इस पर शक बरकरार है, इसलिए वे बहुत सावधानी से गांव में दाखिल होते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ सिर्फ मासूम लोगों का बसेरा है। वह छोटी सी लड़की भागते हुए उन लोगों से निकलकर एक महिला के पास चली जाती है। तब सबको समझ में आ जाता है कि वे लड़कियां इसी गांव की रहने वाली हैं। बुजुर्ग आदमी तुर्की आर्मी को देखकर बहुत खुश होता है और उनके लिए खाने पीने का अच्छा इंतजाम करता है। अनिच्छा के बावजूद सब लोग आराम करने के लिए राजी हो जाते हैं। कर्नल को पता चलता है कि इस गांव में सिर्फ एक ही आदमी था जो सेना में काम करता था, लेकिन गोली लगने की वजह से वह अब अपंग हो चुका है। उसका नाम बोरहान है। रात में उनके पास हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि लगभग 100 ISIS के सदस्य अगले दिन दोपहर तक इस चरदाकाल वन गांव पर लूटपाट के लिए हमला करेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़कर वापस आ जाओ। अब कर्नल के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। जिस गांव में उन्होंने शरण ली वही गांव कुछ घंटों में तबाह हो सकता है। गांव की औरतों की इज्जत लूट ली जाएगी, बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार दिया जाएगा। कर्नल का इंसानी जमीर कहता है कि उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि 7 सैनिक कभी भी 100 हथियारबंद लोगों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकते। कर्नल फैसला करता है कि वे इसमें नहीं पड़ेंगे और अपने मिशन पर ध्यान देंगे। तभी सईदा उनसे सवाल करती है, आप लोग खुद को बहादुर कहते हैं, यही बहादुरी है कि निहत्थे लोगों को मुसीबत में छोड़ दिया जाए? ये कैसी आर्मी है जो जानती है कि मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी होगी और फिर भी सिर्फ इसलिए चली जाए कि वे तुर्की के नागरिक नहीं हैं? अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ से एक कदम नहीं हिलूंगी, मैं भी सबके साथ लड़ूंगी। ये सुनकर कर्नल ऑक्स से पूछता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या फैसला लेते? ऑक्स कहता है कि वह जानबूझकर इतने लोगों को खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर कर्नल खुश होता है और कहता है, एक दिन तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे, सैकड़ों लोग तुम्हारी तरफ उम्मीद से देखेंगे। अगली सुबह कर्नल हेलीकॉप्टर मंगवाता है और गांव के सभी बच्चों को उसमें बैठा देता है। वह सईदा को भी भेजना चाहता है, लेकिन सईदा जाने के लिए तैयार नहीं होती। कर्नल उससे कहता है, अगर तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत करती हो तो प्लीज इनके साथ चली जाओ और मुझसे वादा करो कि इस घटना के बारे में कभी कहीं कुछ नहीं कहोगी और न ही लिखोगी। वह उसे एक चिट्ठी भी देता है और कहता है कि इसे तभी खोलना जब तुम तुर्की पहुंच जाओ। मजबूरी में सईदा हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और वे तुर्की के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि तुम लोग वापस क्यों नहीं आए? कर्नल जवाब देता है कि उसकी टीम ने अपनी जिम्मेदारी पर इस गांव को बचाने का फैसला किया है, वे मिशन पूरा करके ही लौटेंगे। टीम के सभी सदस्य यही बात दोहराते हैं। हेडक्वार्टर दुआ देता है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अब पूरी टीम गांव का जायजा लेने निकल पड़ती है। वे योजना बनाने लगते हैं कि इतने कम गोला बारूद में वे 100 आतंकियों का सामना कैसे करेंगे। कर्नल साफ कहता है कि यह कोई गेम या फिल्म नहीं है। 7 लोग 100 के खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते, लेकिन वे अपनी रणनीति और समझदारी से उन्हें मात दे सकते हैं। कर्नल हर सैनिक को सिर्फ 4 मैगजीन गोलियां देता है, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन कम गोलियों से उन्हें लगभग हर निशाना सटीक लगाना होगा। बेबर्स कहता है कि वह अपनी हेवी मशीन गन की गोलियों से बम बना सकता है जो बड़ा धमाका करेगा। उनके पास 2 रॉकेट लॉन्चर भी हैं जिन्हें सही समय पर इस्तेमाल किया जाएगा। स्नाइपर आरिफ को मस्जिद की मीनार पर तैनात किया जाता है। वहां पहुंचकर वह कहता है कि बचपन में उसका सपना मुअज्जिन बनने का था, लेकिन आज उसे यहाँ दरिंदों को रोकने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। कर्नल एक तरफ से प्रेशर आने पर दूसरी तरफ से फायर बैक करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। वह गांव के सभी लोगों को एक सुरक्षित बंकर में जाने को कहते हैं और सख्त हिदायत देते हैं कि उनके अलावा कोई और आए तो दरवाजा न खोलें। इधर बोरहान और वह लड़की भी टीम के साथ लड़ने की जिद करते हैं। कर्नल पहले मना करते हैं, पर लड़की कहती है, एक जंग ही नए योद्धा को जन्म देती है, हमें मौका दीजिए। कर्नल उसकी हिम्मत देखकर उसे गोला बारूद की सप्लाई के काम पर लगा देते हैं और बोरहान को एक AK-47 देकर छिपने को कहते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेकर आतंकियों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में आरिफ ऊपर से सिग्नल देता है कि दुश्मन आ चुके हैं, सब तैयार हो जाओ। टीम को उम्मीद थी कि लगभग 100 सोल्जर्स आएंगे, लेकिन वहां 200 से भी ज्यादा आतंकी आ धमकते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके काफिले में अमेरिका का हाईटेक टैंक अब्राम्स भी था। इतने बड़े लश्कर और टैंक को देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसे खत्म करने में उनकी सारी मैगजीन खत्म हो जाएंगी। कर्नल हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा रखो, हम यह जंग जीत कर ही घर लौटेंगे। बेयबर्स ने पहले ही लैंड माइन्स बिछा रखी थी। जैसे ही आतंकी पास आते हैं, कर्नल और ओगुज रिमोट दबाकर एक बड़ा धमाका करते हैं और दुश्मनों के एक पूरे हिस्से को उड़ा देते हैं। आरिफ ऊपर से स्नाइपर के जरिए एक एक करके आतंकियों को ढेर करना शुरू करता है। वह टैंक के ड्राइवर को टारगेट करता है, पर शॉट मामूली अंतर से मिस हो जाता है। कर्नल और ओगुज फ्रंट लाइन पर बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन टैंक को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वे पीछे हटकर गांव
के अंदर पोजीशन लेते हैं। दूसरी तरफ बेयरबर्स अपनी हैवी मशीन गन से दुश्मनों को परिंदों की तरह गिरा रहा था। बुरहान भी अपनी गन से मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी गन जैम हो जाती है और एक आतंकी उस पर हमला कर देता है। एसरेफ एन मौके पर आकर उसे बचा लेता है। जब टैंक गांव की गलियों में घुस जाता है तो कर्नल बेयरबर्स को SMOW रॉकेट लॉन्चर लाने को कहते हैं। वही लड़की गोलियों की बौछार के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर रॉकेट लॉन्चर और एम्यूनिशन लेकर उनके पास पहुंचती है। आरिफ ऊपर से लगातार कवर दे रहा था, लेकिन तभी आतंकियों को एहसास हो जाता है कि मस्जिद की मीनार पर बैठा स्नाइपर उनके लिए बड़ी मुसीबत है। वे टैंक का रुख मस्जिद की तरफ करते हैं। मुस्तफा ये देखकर आरिफ को फौरन वहां से कूदने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि आरिफ कुछ कर पाता, टैंक का गोला उस मीनार को उड़ा देता है। मस्जिद की मीनार गिरने के बाद लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी ओगुज और बेकर अपनी रॉकेट लॉन्चर से आखिरी सटीक शॉट लेते हैं और उस भारी भरकम अब्राम्स टैंक के परखच्चे उड़ा देते हैं। धुएं के बीच दिखता है कि आरिफ जख्मी होने के बावजूद जिंदा है और वहीं मलबे में बैठकर फिर से स्नाइपर चलाना शुरू कर देता है। नीचे कर्नल और मुस्तफा एक जगह फंस जाते हैं। मुस्तफा कहता है, कर्नल मैं आपको कवर दे रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाइए। कर्नल जानते थे कि इस कवर का मतलब मौत है। तब मुस्तफा भावुक होकर कहता है, मेरे बेटे ने एक बार पूछा था कि क्या मैं हीरो हूँ। मैंने कहा था नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन जिसके अंडर मैं काम करता हूँ वो असली हीरो है। सर, आज मैं एक हीरो के लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहता हूँ। कर्नल भारी मन से उसे विदा कर वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ बेयरबर्स पर आतंकी ग्रेनेड फेंकते हैं, पर वो उसे हवा में ही लपक कर वापस उनकी तरफ फेंक देता है। इधर आतंकियों ने मुस्तफा को चारों तरफ से घेर लिया है। आरिफ ऊपर से निशाना साधता है, पर मुस्तफा उसे गोली चलाने से मना कर देता है। मुस्तफा अपना आखिरी ग्रेनेड हाथ में लेता है और कहता है, आरिफ मेरे बेटे का ख्याल रखना, एक मरेगा तो 1000 पैदा होंगे। और वो खुद को धमाके के साथ उड़ाकर आतंकियों का खात्मा कर देता है। पूरी टीम इस कुर्बानी से टूट जाती है, लेकिन जंग में भावनाओं की जगह नहीं होती। वे आगे बढ़ते हैं, पर तभी बुरहान और वो लड़की गोली लगने से घायल हो जाते हैं। उन्हें बचाने के चक्कर में एक दुश्मन स्नाइपर की गोली एसरेफ के पेट के आर पार हो जाती है। एसरेफ गिर जाता है और आरिफ से कहता है, आरिफ मुझे ढाल बनाओ और शॉट लो। आरिफ मना करता है, पर एसरेफ कहता है, मैं हिल नहीं सकता भाई, मेरा इस्तेमाल करो और दुश्मन को खत्म करो। मजबूरन आरिफ एसरेफ की बॉडी का सहारा लेकर निशाना साधता है और दुश्मन स्नाइपर की आंख और उसके स्कोप के चीथड़े उड़ा देता है। अब टीम के पास बस एक मैगजीन बची है और सामने 30-40 आतंकी। तभी कर्नल एक आत्मघाती हमलावर को अपनी तरफ आते देखते हैं। कर्नल के पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची है, पर एक दूसरा आतंकी उस बम वाले के आगे आकर गोली खा लेता है। कोई चारा न देख कर्नल खुद दौड़कर उस सुसाइड बॉम्बर को जकड़ लेते हैं ताकि वो बटन न दबा सके। तभी पीछे से एक आतंकी कर्नल को गोली मार देता है और कर्नल वहीं गिर जाते हैं। ये देख ओगुज, बेकर और आरिफ अपना सारा गुस्सा दुश्मनों पर निकाल देते हैं और पूरी आतंकी टीम को साफ कर देते हैं। वे दौड़कर कर्नल के पास पहुंचते हैं, पर कर्नल समझ चुके थे कि उनका वक्त आ गया है। वे कहते हैं, हमारे खूबसूरत पलों को याद रखना, पूरी कौम तुम्हारी तरफ देख रही है, उन्हें निराश मत करना। आज मैं चैन से जा रहा हूँ क्योंकि हमने इस गांव को बचा लिया। और कर्नल वेसेल हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अंत में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब मिशन शुरू हुआ था तो ओगुज ने पूछा था कि जो लड़की हमसे नफरत करती है उसे बचाने क्यों जाएं? तब कर्नल ने कहा था, चाहे हमारे देश के लोग हमसे नफरत करें, पर उनकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। हम मेडल के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए लड़ते हैं। सायदा जब सुरक्षित तुर्की पहुंचती है तो वो कर्नल की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ती है, जिसमें लिखा था, तुम मेरी बेटी जैसी हो, वो भी तुम्हारी तरह अन्याय के खिलाफ थी। मैंने तुम में अपनी बेटी को देखा था। ये पढ़कर सायदा फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर में 3 हेलीकॉप्टर स्टॉर्म ब्रिंगर्स की टीम को लेने आते हैं। गांव वाले उन्हें हीरो की तरह विदा करते हैं। मिशन पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।